हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स की पाठशाला। इस वीडियो में जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। द सेकंड विल बी सेल्स, उनका ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड उसके बाद सेल्स को सीरीज एंड पैरेलल में कंबाइन करने पे हमें क्या इफेक्टिव ईएमएफ एंड इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर से। तो क्या है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी? हमने वीडियो नंबर 1 में सीखा था कि अगर हमारे पास हमें करंट का फ्लो एस्टैब्लिश करना है किसी कंडक्टर में, तो हमें एक स्टेडी फ्लो ऑफ करंट चाहिए। अगर मैं कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा, तो क्या होगा? उससे करंट थोड़ी देर तक तो फ्लो करेगा, लेकिन उसके बाद करंट स्टॉप हो जाएगा। द मोमेंट वो चार्जेस जो एंड्स पे हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हमारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे और करंट का फ्लो कंडक्टर के अंदर बंद हो जाएगा। ये हमने वीडियो 1 में देखा था। तो उससे स्टेडी फ्लो ऑफ करंट ऑब्टेन नहीं होता है। तो स्टेडी फ्लो ऑफ करंट कौन क्रिएट करता है? स्टेडी फ्लो ऑफ करंट एक सेल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी क्रिएट करता है। तो वो एनर्जी जो सेल प्रोवाइड करता है सर्किट को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट, एंड दैट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। एज यू नो, फिजिक्स में विदाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सिर्फ क्वालिटेटिवली चीजें बोल देने से इट इज इनसफिशियंट, राइट? तो शुरू करते हैं। तो कंसिडर कीजिए, कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, area of cross section small a, maintained at potential difference of V volts। तो एक कंडक्टर है आपके पास। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। इस कंडक्टर को आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस V में मेंटेन किया हुआ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है और लेंथ इसका L है। और लेट्स सपोज ये वाला एंड आपके पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल से कनेक्टेड है, ये वाला एंड राइट लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव एंड से, और राइट साइड वाला नेगेटिव एंड से। तो इसको हम कह देते हैं दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, जस्ट टू डिनोट द ends, just to give it a name, right? Now what will be the direction of the current? Current की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंडक्टर में, एंड एक्सटर्नल वायर में भी ऐसे ही फ्लो करेगी। ये हम सारा जानते हैं, राइट? अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। आप देखिए, पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव एंड इज एट लोअर पोटेंशियल। सो इन द एक्सटर्नल सर्किट इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। दैट इज potential at A minus potential at B must be a positive quantity। अगर हम कहें कि let delta Q is the net charge passed in time delta T, तो क्या ये लिखा जा सकता है बाय आवर बेसिक डेफिनेशन दैट डेल्टा Q इज I टाइम्स dt? ये हमने वीडियो 1 में करंट का डेफिनेशन पढ़ा था। दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। नो सरप्राइजेस इन दिस, राइट? तो अगर हम कहें कि what will be the potential energy of the charge delta Q at end A, जब ये डेल्टा Q एंड A पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इट विल बी डेल्टा Q टाइम्स
the potential at end A. Similarly, the potential energy of the charge delta Q at end B, it will be delta Q times potential at B. A एंड बी पे पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, राइट? तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा है बी से, तभी करंट हमारा ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इजंट इट? तो अगर हम कहें प्रोसीडिंग फर्दर, व्हाट विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी? So it will be delta U, it will be U final minus U initial. So this can be written as delta Q VB minus VA. So this can be written as minus delta Q times V. Isn't it? It will be minus delta Q times V. VA minus VB, जो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर मैं VA माइनस VB को V कह दूं तो VB माइनस VA हो जाएगा माइनस V, करेक्ट? अब देखिए ध्यान से कि दैट मीन्स जो चार्ज है मेरा, वो A से B गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ. इट हैज सफर्ड अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट मीन्स loss in potential energy implies gain in kinetic energy because of the principle of conservation of total energy. ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है फिजिक्स का. टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपीयर करेगा एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? लेकिन हमें पता है कि ये जो चार्जेस हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कोई भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है ओवरऑल, अगर हम एवरेज की बात करें. क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ अ स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसका सारा लॉजिक हम वीडियो नंबर 1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आपको हमेशा सीक्वेंस में ही देखना चाहिए. तो वीडियो 1 पहले देखिए और उसके बाद कंसेप्ट क्लैरिटी हो तो वीडियो 2 पे आइए. ये वीडियो नंबर 2 है, जैसे कि आप जानते हैं. सो इलेक्ट्रॉन मूव विद अ स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये है एवरेज वेलोसिटी जो कि स्टेडी रहती है. तो दैट मीन्स यहां पे बात हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और उधर हम कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड स्टेडी रहती है. तो ये कुछ मिसमैच आ गया. बट नो, ये कहां पे कंपनसेट होता है? हमने ये पढ़ा है कि ड्रिफ्ट स्पीड का जब हमने कॉन्सेप्ट किया है कि कोलिजन्स अकर विद एटम्स, राइट? किसके साथ कोलिजन्स? किनका होता है एटम्स के साथ? इलेक्ट्रॉन्स का. कोलिजन्स अकर विद एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच they share this gain in kinetic energy with them. तो आप कह सकते हैं उनके जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया है, वो क्या करते हैं? वो इसको, उस गेन को किसके साथ शेयर करते हैं? एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो एनर्जी उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं. तो एटम्स को जब ये एनर्जी ट्रांसफर्ड होके मिलती है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसको रख लेते हैं लेफ्ट साइड पे, बिकॉज हम लास्ट में चेक लिस्ट चेक करते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया कि नहीं. सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. आई वॉज थिंकिंग कि मैं
लेफ्ट साइड वाला मिटा के वहीं पे कर देता हूं, कोई बात नहीं, आगे चले जाते हैं। सो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और साथ साथ गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा। सो देयरफॉर जो कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ, तो वो क्या करते हैं, इस गेन इन काइनेटिक एनर्जी को वो एटम्स के साथ शेयर करते हैं। और जब ये शेयरिंग होती है, so this share of kinetic energy of electrons with the atoms, जो कि फिक्स्ड एटम्स हैं अपने प्लेस पे, makes the atom vibrate vigorously, right? एंड जब ये विगोरसली वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी will be dissipated as heat. So when energy is dissipated as heat, so we can say the conductor heats up. So basically हम जो जूल्स हीटिंग की बात करते हैं, जिसके बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि whenever current flows through a conductor, the conductor heats up. So this is the reason for the conductor getting heated up, because the additional extra kinetic energy, which is because of the loss in its potential energy, that kinetic energy is transferred to the atoms, and the atoms, after gaining that kinetic energy, starts vibrating very vigorously, and this energy dissipates as heat, and hence the conductor heats up. So one can say the amount of energy dissipated as heat in the conductor in time delta t is delta W. So let me use the symbol W, which is for the small amount of work done. So the amount of energy is work done, that is equal to I V delta T, right? So ये कहां से आया? ये इसी पिछले एक्सप्रेशन से आया है, ये देखिए। डेल्टा U इज माइनस डेल्टा Q इंटू V, और डेल्टा Q किसके इक्वल है? I dt, या इसको हम डेल्टा की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q is equals to I delta T. More appropriately, it should be written as I delta T. So इसको हम डेल्टा T कर देते हैं। बिकॉज अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, सो आई होगा डी क्यू बाई डी टी। अगर डेल्टा फॉर्म में रख रहे हैं, दैट इज एन इंटरवल वाइज, सो डेल्टा क्यू इज आई डेल्टा टी। सो हम इसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस आई डेल्टा टी टाइम्स वी। तो देखिए, ये अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी था, तो इसी का पॉजिटिव अमाउंट वुड बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज पॉजिटिव में आई डेल्टा टी टाइम्स वी। तो ये देखिए, पॉजिटिव में आई डेल्टा टी टाइम्स वी। सो एनर्जी dissipated per unit time is delta W by delta T. So energy dissipated per unit time is nothing but power, and this is equal to I times V. So this is basically your electrical power, and this is your electrical energy. Now here you can call this work done as the heat dissipated H. This is I,
V can be written as I times R from Ohm's law, and delta T, if I write as simply T, then this is equal to H is equals to I square RT. This is the Joule's heating formula. This is the Joule's heating formula. The unit of electrical power is watt, and this is voltage times current, or one can also write I, V can be written as IR, so power will be I square R. This is another way of expressing power. Also, one can write power is current, one can write as V by R into V, so power is V square by R. So these are the expressions for electrical power, V square by R, I square R, or IV. And this is the Joule's heating formula, I square RT. So now let us move on to our next topic, which is cells, EMF, and internal resistance of the cell. So जैसा कि हमने कहा, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स, EMF and internal resistance. So cell क्या है? A cell is a device that maintains a steady current in an electric circuit. तो ये सेल की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं. A cell has two electrodes, positive P and negative N, immersed in an electrolyte. तो आप देखिए, इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन में आपने दो इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए हुए हैं. अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की क्या प्रॉपर्टी है? दैट इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में से ट्रेवल करके नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक आएंगे और उस इलेक्ट्रोड को ये नेगेटिव बना देंगे. तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन्स अब आते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे. तो ये आप देखिए, मैंने ग्रीन कलर से बनाया है. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन ये है. ये पॉइंट डी से, फिर ये डी से सी की तरफ ट्रेवल करेंगे, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद ये सी से वापस पॉजिटिव टर्मिनल पी पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. और सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल कर रहा है. अब आप ध्यान से देखिए, करंट की डायरेक्शन होती है, जो कन्वेंशनल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट होता है. तो देखिए, पॉजिटिव से करंट बाहर आ रहा है और सी से डी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है. दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट. और ये नेगेटिव टर्मिनल में आके फिक्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इट इज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए. पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट मैंने लिया है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास है. पॉइंट ए एक मैंने ऐसा आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पॉजिटिव पोटेंशियल के पास है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास है. तो करंट फ्लो कर रहा है बी से ए और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ए से बी. आई होप यहां तक सिचुएशन क्लियर है. अब देखिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, राइट? अगर मैं कहूं कि इस आर की वैल्यू को मैं इनफाइनाइट कर देता हूं, दैट इफ आर इज इनफाइनाइट. अब इनफाइनाइट प्रैक्टिकली तो ये हो नहीं सकता, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू ले ली जाए, या फिर ये कहा जाए कि यहां पे एक स्विच लगा दूं मैं, और उस स्विच को मैं अपने हिसाब से ओपन या क्लोज करूं. तो आर इनफाइनाइट का मतलब है, आप कह सकते हैं कि मैं इसको ओपन सर्किट बना दूं, दैट इज स्विच को मैं ओपन रख दूं. तो क्या होगा? जो करंट फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में वो नहीं फ्लो करेगा. सो दिस विल इंप्लाई द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट विल बी जीरो. जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट जीरो होगा, तब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल. और इसको डिनोट करते हैं ऐसे कर्ली ई से.
इसको ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर नाम पे मत जाइए, दिस इज अ मिसनॉमर। ये फोर्स नहीं है, ये एक वोल्टेज है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। जो कब एग्जिस्ट करता है? दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये तब होता है, इसे ईएमएफ कहते हैं, जब मेरा सर्किट जो है वो ओपन होगा। दैट इज एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम कहें कि नाउ आर इज फाइनाइट, आर की एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली जो करंट होगा वो नॉन जीरो होगा। करंट की कुछ वैल्यू होगी सर्किट में, दैट इज सेल जो है सर्किट में करंट थ्रो करेगा, राइट। कोई आर के पास आप अप्लायंस लगा देंगे तो वो ग्लो करेगा बेसिकली, राइट। सो दिस इज मीनिंग दैट एस इज क्लोज्ड, इट्स अ क्लोज्ड सर्किट। देन the potential difference between P and N is given by V, which will be equal to E plus potential A minus potential B. E कौन सा वाला पोटेंशियल था? जो पोटेंशियल तब एग्जिस्ट करता था जब करंट हमारा जीरो है सर्किट में, राइट। जब करंट फ्लो कर रहा है, सो दैट मीन्स अब ये ई वाला पोटेंशियल तो होगा ही, प्लस जो ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी एडेड अप। सो नाउ आप देखिए, कन्वेंशनल करंट सेल के अंदर कहां से कहां फ्लो कर रहा है? बी से ए की तरफ, ठीक है। तो दैट मीन्स बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड ए इज एट लोअर पोटेंशियल। बट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी ए माइनस वी बी, राइट। तो वी ए माइनस वी बी will be negative. So it will be V is equals to E minus IR. And now what is this small r? तो यही वाला करंट उसके अंदर है। ये स्मॉल r जो मैंने लिखा है, this small r is called the internal resistance of the cell. And it is offered by whom? It is offered by the electrolyte of the cell. मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो करंट सेल के अंदर फ्लो कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू, लाइक देयर इज अ रेजिस्टेंस हेयर इन द इलेक्ट्रोलाइट whose value is small r. So this current passing through this resistor small r inside the electrolyte is dropping a potential of IR. So V is equals to E minus IR. And what is this V? V is called the terminal potential difference. So this is the potential difference between the two electrodes when there is a current drawn from the cell, right? और जब करंट ड्रॉ नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? उसे ईएमएफ कहते हैं। अब एक चीज आप देखिए, इस V को आप कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, करेक्ट। जो करंट R में से फ्लो हो गया, दैट मीन्स ये वाला जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है, ये वाला R के अक्रॉस, दिस इज बेसिकली V, राइट। जो पोटेंशियल मुझे सर्किट से मिल रहा है बाहर, दैट इज इक्वल टू आई आर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं इस इक्वेशन में, दैट इज आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई टाइम्स स्मॉल आर। सो दिस इज आई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। सो आई कैन बी रिटन एज ई अपॉन आर प्लस आर। तो कई बार ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है सर्किट में करंट निकालने के लिए। अब नोटिस कीजिए, यहां पे सेल जो है, अगर मैं सेल को रिप्रेजेंट करूं सिंबॉलिक वे में, तो यहां पे सेल जो है, इसका ये रहा पॉजिटिव एंड P और ये रहा इसका नेगेटिव एंड N। ये एक करंट जनरेट कर रहा है I in this direction and this is passing through R। और ये रहा पॉइंट C और ये रहा पॉइंट D, करेक्ट। अब यहां पे इन दिस सिचुएशन
सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर आ रहा है, दैट इज सेल इज गिविंग करंट, ठीक है, टू द एक्सटर्नल सर्किट. सो हियर द सेल इज इन डिस्चार्जिंग स्टेट. सेल क्या कर रहा है यहां पे? डिस्चार्ज कर रहा है, करंट छोड़ रहा है एक्सटर्नल सर्किट में. यहीं पे जब सेल चार्जिंग करेगा, दैट इज व्हेन सेल चार्जेस, then what will happen? This potential difference V will become E plus IR. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा. तो आप सोचेंगे सेल के चार्ज होने का मतलब क्या है? सेल के चार्ज होने का मतलब है कि सेल के पॉजिटिव के अंदर करंट फोर्स इन करना. बड़ी हैरानी होती है सुन के, कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है, सेल का ईएमएफ अगर है, जो भी है, मान लीजिए 2 वोल्ट है, तो उसको चार्ज करने के लिए आपको उस सेल के पॉजिटिव के साथ एक और बड़ा सेल लगाना पड़ेगा जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट से ज्यादा होगा. सो वो जो बड़ा वाला सेल होगा, आप उसे बैटरी कह लीजिए, मान लीजिए वो 5 वोल्ट की है, तो वो 5 वोल्ट की बैटरी इस 2 वोल्ट के सेल को चार्ज करेगी. अगर 5 वोल्ट का पॉजिटिव आप 2 वोल्ट के सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो 5 वोल्ट से करंट निकलेगा और 2 वोल्ट के पॉजिटिव के अंदर करंट फोर्स इन होगा. तो आप कह सकते हैं 5 वोल्ट वाला बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेट पे होगा और 2 वोल्ट वाला सेल जो है जिसके पॉजिटिव के अंदर करंट जा रहा है वो चार्जिंग स्टेट पे होगा. तो डिस्चार्जिंग जब हो रहा है, सो दिस विल फॉलो. जब एक सेल डिस्चार्ज कर रहा है, सो दिस विल फॉलो. V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, एंड वेन द सेल इज चार्जिंग देन V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर. ठीक है. अब यहां पे हमें कुछ ग्राफ्स एनालाइज करने हैं, तो उनको करते हैं. तो मैं इसको इसी पेज पे कर देता हूं, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोग एक लिंक बना पाएंगे. ये ऊपर वाला पार्ट जो सेंटेंसेस हैं इनको डिलीट कर देता हूं. मैं क्या देता हूं, आपको दोबारा पढ़ना है तो ऑब्वियसली ये वीडियो है, आप पीछे जाके पॉज करके देख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. अब देखिए ये ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चंस के तौर पे. अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि ईएमएफ ऑफ द सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का ग्राफ बनाइए, तो नोटिस कीजिए EMF is the potential difference between the positive and the negative electrodes when there is no current in the circuit. There is no current is drawn from the cell. So, EMF तो मेरा फिक्स रहेगा. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इफेक्टिवली सर्किट में है ही नहीं, जब करंट जीरो है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कितना मर्जी बढ़ाते गइए या कम करते गइए, उसका ईएमएफ पे कोई इफेक्ट नहीं है. राइट? जब सर्किट में करंट ही नहीं है, सर्किट कनेक्ट, एक्सटर्नल सर्किट सेल के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, वो स्विच ओपन है, सो आर आप कितना भी बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ईएमएफ जो होगा इट वुड बी नॉन डिपेंडेंट ऑन आर. ठीक है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आर, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एक्सिस. नेक्स्ट ग्राफ जो पूछा जाता है वो है ये. V के साथ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ R, इसका ग्राफ आता है कुछ इस तरह से. ऐसे करके ये चढ़ेगा और फिर ये फ्लैट हो जाएगा, और ये जिस वैल्यू पे आके फ्लैट होगा ये वैल्यू होगी ईएमएफ के इक्वल. हाउ कैन यू रियलाइज दिस? यू कैन रियलाइज दिस बाय द फैक्ट दैट V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर. आई को आप लिख सकते हो, ये देखो, आई को आप लिख सकते हो E अपॉन में आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर. यहां से आप E कॉमन लीजिए, 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर. अब देखो आर की वैल्यू आगे बढ़ने का मतलब है कि आर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी,
यहाँ पे एक्स एक्सिस में अगर आप राइट साइड पे बढ़ते जाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो आप कह सकते हैं आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो आप कह सकते हैं ये जो रेशियो है आर अपॉन आर प्लस आर, दिस टेंड्स टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो v विल बी इक्वल टू e 1 - 0, दैट इज सिंपली v इज इक्वल्स टू e। तो यही ये ग्राफ हमें बता रहा है कि एज r टेंड्स टू इंफिनिटी v की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू e पे आ जाएगी, द ग्राफ विल बिकम फ्लैटर। वन मोर ग्राफ विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी यहां बता देना बहुत जरूरी है। यहां पे हम इसे क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा गया कि ग्राफ बनाइए v के साथ i का, तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, लाइक दिस। इसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होगा e और x एक्सिस पे होगा e बाय स्मॉल r। देखते हैं कैसे। नथिंग स्पेशल, यहां पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये स्टार इक्वेशन को, v इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस e। अगर आप इसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, विच इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसके साथ आप कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली, y एक्सिस पे आपका वोल्टेज है, x एक्सिस पे करंट है, तो जो आपका स्लोप है m, वो है माइनस आर के इक्वल, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव स्लोप, the slope is minus r, it's a negative slope, constant negative slope, and this c, as you know, is y intercept। तो ध्यान से देखिए, ये y इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, EMF E के इक्वल है, दैट्स व्हाई दिस इज E। और ये x वाला इंटरसेप्ट E बाय R कैसे आया, ये भी एनालाइज करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस आपके v की वैल्यू जीरो है, जो भी y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस पे जीरो है, तो v को जीरो पुट कीजिए तो आपको मिल जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस ई, तो करंट हो जाएगा E बाय आर। सो ये आ गया आपका, दैट इज v is equal to 0, that is on x axis, the x intercept will be E upon small r, right? So this is about cells, its EMF and its internal resistance. Again, एक चीज बता दूं दोबारा से, ध्यान दे लीजिए यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल का, इट इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। करंट जब इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो कर रहा है पॉइंट बी से ए की तरफ, तो इलेक्ट्रोलाइट करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो ये देखिए, हमारा अगला टॉपिक जो था लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में आपसे कहा था कि मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 2 है। मैंने सोचा था कि उसमें मैं टॉपिक्स के बाद क्वेश्चंस टेकअप करूंगा, लेकिन पार्ट 1 आप अगर देखें वो 1 घंटे से ऊपर का चला गया है वीडियो, और इस वीडियो को भी ऑलरेडी कुछ 35 मिनट्स के ऊपर हो गए हैं। सो सिर्फ टॉपिक्स को अच्छे से समझाने के लिए भी वीडियोस बहुत लंबे चले जा रहे हैं, तो मैं किसी भी चीज में हरी नहीं करना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करवाऊं, तो इट वोंट बी जस्टिफाइबल नहीं रहेगा वो चीज, पर क्वेश्चंस कराना भी जरूरी है। सो व्हाट आई विल डू इज,
पार्ट टू में भी, पार्ट वन में कोई ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं थे, एक वो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के ऊपर थे। तो मैंने वहां पे टॉपिक करवा के वीडियो खत्म किया है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर वीडियो चला गया था। यहाँ पे वीडियो नंबर 2, अभी हमारा टॉपिक बचा हुआ है। इट विल टेक स्टिल 10-15 मिनट्स मोर। फिर क्वेश्चंस करवाएंगे तो वीडियो एक्सेसिवली लंबा हो जाएगा। So then video number 3 also I will take, in which I will cover up Kirchhoff's rules. And Kirchhoff's rules तो obviously ऐसे हैं कि उसमें एक क्वेश्चन पैरेलली लेना ही पड़ेगा साथ में। एंड देन लास्ट में हम व्हीटस्टोन ब्रिज लेंगे और मीटर ब्रिज लेंगे, तो उसमें भी एक क्वेश्चन साथ में ले लेंगे। लेकिन सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल से और इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मैं अलग से एक न्यूमेरिकल्स पे वीडियो रखूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, जिसपे बहुत टाइप के क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम अलग से उस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, सो घबराइएगा मत, हम न्यूमेरिकल्स पे एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सो लेट अस सी। सो हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब देखिए, क्लास 10th में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा है। तो रेजिस्टर्स को तो आप सीरीज में ऐसे करके R1 R2 लगा दीजिए, या फिर आप इसको R2 कर दीजिए, इसको R1 कर दीजिए, डजेंट मैटर, ये कोई डिफरेंस नहीं लेके आता। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, आई शुड से रेजिस्टर, रेजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है जो खुद कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। वो रेजिस्टर करंट प्रोवाइड नहीं करता सर्किट में। ठीक है, करंट उसके थ्रू पास होता है, वो करंट को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है। पर सेल्स एक एनर्जी सोर्स है, इट्स एन एक्टिव एलिमेंट इन द सर्किट। और इसकी एक ऊपर से पोलैरिटी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैटर करेगा कि यहाँ पे आपने सेल्स को जब सीरीज में लगाया है, तो आपने पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया है, मतलब बैक टू बैक लगाया है। मतलब एक के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव, विच इज बैक टू बैक। और आपने उसको उल्टा लगाया है, मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव फेस करवा दिया है, या पॉजिटिव टू पॉजिटिव फेस करवा दिया है। इस पे डिपेंड करेगा कि उसका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो कितना होगा, इस बात पे वो डिपेंड करेगा। तो इसी को हम कंसिडरेशन में लेंगे एंड देखते हैं। तो एक सर्किट बनाते हैं पहले। ये दो सेल्स ले लिए मैंने, पॉइंट ए लेफ्ट पे, पॉइंट बी दो सेल्स के बीच में, पॉइंट सी बिल्कुल एंड पे। सर्किट को कंप्लीट करते हैं। मैं इस पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं दिखा रहा हूं एज ऑफ नाउ, बिकॉज मैं यहाँ पे, मेरा एम क्या है कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर, अच्छा और एक बात, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो हमने अभी पढ़ा, उसको सर्किट में दिखाते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, सेल के ऊपर या फिर सेल के नीचे, बोथ आर अलाउड। आप जैसे सेल के ऊपर ईएमएफ लिख दीजिए E1, और सेल के नीचे ये अलग से दिखा दीजिए R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे सेल का ईएमएफ लीजिए E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से दिखा दीजिए R2। नोटिस कीजिए यहाँ पे E1 के नेगेटिव से E2 का पॉजिटिव लगा हुआ है, दैट इज दे आर बैक टू बैक कनेक्टेड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा हूं कि एक मुझे इफेक्टिव सेल मिले पॉइंट ए एंड सी के बीच में, जिसका ईएमएफ हो ई इक्विवेलेंट, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले, इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विच विल बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मेरा करंट कैसे फ्लो होगा, मेरा करंट जो है वो सर्किट में ए से सी की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव ऑफ द सेल करंट को बाहर निकालेगा। तो ऐसे करके करंट मेरा नेट सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन।
देखिए, करंट फ्लो कर रहा है ए से सी की तरफ, तो दैट मीन्स ए इज एट हायर पोटेंशियल देन सी, सो आई कैन राइट वी ए माइनस वी सी. दिस कैन बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी. चेक कर लीजिए साइंस ओके है कि नहीं. इसके बाद देखिए वी ए माइनस वी बी को मैं प्लस ई वन माइनस आई आर वन लिख सकता हूं. ये कहां से लिखा मैंने इसे? अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेल्स में, ई माइनस आई आर, यहां से लिख दिया मैंने इसको. पोटेंशियल डिफरेंस V इज ई वन माइनस आई आर वन. सिमिलरली इसे मैं लिख सकता हूं प्लस ई टू माइनस आई आर टू. तो ये क्या बन जाएगा? ई वन प्लस ई टू माइनस आई ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू. तो अगर मैं कहूं कि मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो वी ए माइनस वी सी है वो V के इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दैट मीन्स ये जो मेरा ई वन प्लस ई टू हुआ ये मेरा E इक्विवेलेंट है, और ये जो आर वन प्लस आर टू है ये R इक्विवेलेंट है. दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव E इक्विवेलेंट इज ई वन प्लस ई टू. दोनों EMFs का सम हो जाएगा, एंड जो R इक्विवेलेंट है दैट विल बी आर वन प्लस आर टू. और इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, बिकॉज जो दो रेजिस्टेंस हमारे हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं. सो आर वन प्लस आर टू जो आपका है वो आर इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा. दोनों सेल्स का यहाँ पे सम हुआ है बिकॉज दे वर कनेक्टेड बैक टू बैक. बोथ आर सपोर्टिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन. अब हम केस लेंगे सीरीज में ही जब ये उल्टे लगे हुए हैं. तो सीरीज में ही ये वाला केस, नाउ दे आर not connected back to back. So then what will happen? Point A, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे E1 को मैंने एज इट इज रख दिया. पॉइंट B, और जस्ट मैंने अब E2 के डायरेक्शन को फ्लिप कर दिया. So this is E2, this is minus plus and internal resistance R2. ठीक, E1 को वैसे ही रखा, E2 को उल्टा कर दिया. चेक कर लीजिए E2 यहाँ पे E1 के नेगेटिव से E2 का पॉजिटिव कनेक्टेड था, और यहाँ पे E1 के नेगेटिव से E2 का भी नेगेटिव कनेक्टेड है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव फेसिंग. तो क्या होगा, मतलब E1 के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और E2 के नेगेटिव से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. तो दोनों के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकल के टकरा जाएंगे. क्या होगा, मतलब नेट फिर इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? ये तो लॉजिक ठीक नहीं हुआ. दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा नहीं. दैट मीन्स जो होगा वो कुछ यूं कि आपका जो नेट करंट है वो किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑब्वियसली, पूरे सर्किट में. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास, हमें पहले ये पता होना चाहिए इसमें. देखिए ये सारे नंबर्स वेरिएबल की फॉर्म में है, E1 E2, आपके पास कोई वैल्यूज नहीं है. लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग, एक बड़ा ईएमएफ वाला सेल एक छोटे ईएमएफ वाले सेल को चार्ज करता है. ठीक है, तो छोटा वाला सेल चार्ज होगा और बड़ा वाला सेल डिस्चार्ज करेगा. तो यहां पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई एक ईएमएफ में बड़ा है. राइट, पहले हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा, तो ही हम किसी कैलकुलेशन पे आगे बढ़ सकते हैं. तो हम चलिए मान लेते हैं कि लेट E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स है, हमारे पास कोई वैल्यूज तो है नहीं. तो हम मान लेते हैं कि E2 E1 से बड़ा है. तो E2 अगर E1 से बड़ा होगा तो E2 डिस्चार्ज करेगा, तो E2 के पॉजिटिव से करंट बाहर आएगा, एंड E1 चार्ज होगा. E1 के पॉजिटिव के अंदर करंट फोर्स इन किया जाएगा. अब बन गया फ्लो एक ही वे में. करेक्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इट वुड बी लाइक अ सिंगल सेल E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट. और ये देखिए
इस इक्विवेलेंट सेल का पॉजिटिव किस तरफ है? इसका पॉजिटिव उसी तरफ है जिस तरफ आपका E2 का पॉजिटिव है, बिकॉज E2 इज डोमिनेंट हेयर। ठीक है, सो नेट जो दोनों का कुल इफेक्ट होगा वो होगा एक ऐसा सेल जिसका पॉजिटिव राइट साइड पे होगा। सो ऐसे करके करंट फ्लो होगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक्सटर्नल सर्किट में द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू ए। सो सी इज एट हायर पोटेंशियल, so VC minus VA, that is equal to VC minus VB plus VB minus VA। अब देखिए, आप जब C से B की तरफ चलेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करते हुए, C से B की तरफ, तो आपको E2 का पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज E2, एंड इट विल बी माइनस IR2 प्लस, आप जब B से A की तरफ चलेंगे तो आपको E1 का नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, एंड उसके बाद माइनस IR1। ठीक है, बिकॉज आप उल्टी तरफ जा रहे हैं, करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, आप उल्टी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, C से B और फिर B से A। सो दिस विल बी E2 माइनस E1 माइनस IR1 प्लस R2। ये आपका नेट V हो गया। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ये जो E2 माइनस E1 है, ये हो गया E इक्विवेलेंट। सो E इक्विवेलेंट इज E2 माइनस E1, दैट इज बड़ा वोल्टेज माइनस छोटा वोल्टेज। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि 5 वोल्ट की बैटरी अगर 2 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रही है, तो इफेक्टिव ईएमएफ उस सर्किट का कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 प्लस 3। एंड आर इक्विवेलेंट जो है, दैट वुड बी दिस R1 प्लस R2। इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, बिकॉज हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2, दैट इज सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस तो पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, वो तो एड अप ही हो जाएगा। सो दिस इज आवर एनालिसिस ऑफ सीरीज। अब बात करते हैं पैरेलल की। सेल्स इन पैरेलल। अब देखिए, पैरेलल में जब सेल लगेगा तो बनाते हैं सर्किट पहले। पॉइंट्स के नाम दे दें। ए, यहां पे नाम B1 दे देते हैं, B2 यहां पे C। ये ऊपर वाला सेल E1 पॉजिटिव नेगेटिव, R1 E2 पॉजिटिव नेगेटिव, R2। ठीक है, एक बात देखिए कि दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, V। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इट वुड बी लाइक A, ये रहा B1, एक सिंगल सेल E इक्विवेलेंट, और ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट, प्लस माइनस। ठीक है, तो हमें ये, हमारा पर्पस क्या है, ये E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट इसमें निकालना। तो शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। देखिए, एक चीज बहुत एविडेंट है कि अगर ये मेरा सर्किट में टोटल करंट है, देखिए आप अगर सर्किट को बंद करेंगे तो दोनों के पॉजिटिव इस तरफ हैं, तो लेट सपोज इसने करंट दिया I1 और इसने करंट एमिट किया I2, तो दोनों ही सेल डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस पॉइंट B1 पे आके ये दोनों करंट एड अप हो जाएंगे, I1 प्लस I2, एंड इस ब्रांच में टोटल करंट आ जाएगा I। ठीक है, इस तरह से ये फ्लो करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2? नो सरप्राइजेस, टोटल करंट इज I1 प्लस I2। इसको स्टार मार्क कर देते हैं।
अब बात करते हैं अपर ब्रांच की। अपर ब्रांच में आप देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज, अभी हमने सीखा था E माइनस आई आर, सो इट विल बी E1 माइनस I1 R1। तो यहां से आप लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1। करेक्ट। सिमिलरली आप कह सकते हैं जो लोअर ब्रांच है, दैट इज V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। तो यहां से I2 हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। तो अब ये जो स्टार वाली इक्वेशन है, इसमें ये I1 I2 डाल देते हैं, तो I हो जाएगा E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन लेंगे तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सिंपल। अब I हो जाएगा, देखिए इस टर्म का आप एलसीएम लीजिए तो आपको मिलेगा नीचे R1 R2, it will be E1 R2 plus E2 R1। नथिंग डिफिकल्ट। माइनस V, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। ठीक है। अब इक्वेशन कुछ कुछ लग रही है कि एक फेमिलियर फॉर्म ले रही है, लेकिन अभी तक फेमिलियर फॉर्म नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, हमें फेमिलियर फॉर्म कैसा दिखना चाहिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर की फॉर्म में। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे सीरीज में देखिए, हम इसको इस फॉर्म में हमें दिख रहा था कि V इज इक्वल्स टू समथिंग E माइनस आई समथिंग। ठीक है। तो यहां पर वैसा फॉर्म लाने के लिए मेरे पास V के साथ जो भी कोफिशियंट्स हैं इसको वन करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे इस पूरे चीज को खत्म करना पड़ेगा, इसे वन बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो उड़ा नहीं सकते हैं, मैथमेटिकली भी ठीक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये करने से हमें क्या मिलेगा, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यहां पे राइट साइड पे हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। देखिए R1 R2 इसके डिनोमिनेटर में है और R1 R2 मल्टीप्लाई हो गए तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर में ऐसे करके रह जाएगा, माइनस V इंटू कुछ नहीं बचेगा, वन हो जाएगा ये। ठीक। सो अब देखिए, आप इस माइनस V को इसे वहां लेके चले जाइए। ठीक है। और इसको यहां लेके आ जाइए, इस वाले टर्म को आप इक्वेशन के उस तरफ लेके आ जाइए। तो आपको क्या मिलेगा, सो लेट मी यूज दिस स्पेस। मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, तो मेरे को मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए इसने ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया, दैट इज दिस एंटायर थिंग इज नाउ E इक्विवेलेंट एंड दिस एंटायर थिंग इज नाउ R इक्विवेलेंट। है ना, यही होगा ना।
बिकॉज V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट। हमने इसको स्मॉल आई लिया था, तो लेट अस स्टिक टू द नोटेशन। तो ये हो गया आपका। सो दैट मीन्स आपका E इक्विवेलेंट हो गया, आपका E इक्विवेलेंट हो गया E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट हो गया R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए रेजिस्टेंस के इक्वेशन में तो कोई सरप्राइजेस है नहीं, बिकॉज दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का यही फॉर्मूला आता है, और ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ऐसा शेप ले लेगा। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट इक्वेशन। ठीक है, इसे कर देते हैं। सो देयरफॉर अगर यहां पे पोलैरिटीज उल्टा कर दें आप, एक तरफ लगा हुआ है, दूसरा उल्टा कर दें, तो सिंपली इट विल बी अकम्पेनिड बाय अ माइनस साइन। मतलब E2 अगर उल्टा होगा सो E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्स इन पैरेलल। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, एक बार क्विक रिकैप। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज योर I square RT, power is VI or I square R or V square by R. Then we have covered cells, EMF and internal resistance. Cells में जब there is no current, so the potential difference at that time between the electrodes is EMF of the cell, right? And it is not always the maximum potential difference, because as you know that, as we now know that in the case of charging, potential difference is E plus IR। टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज्यादा हो जाता है चार्जिंग के दौरान, और डिस्चार्जिंग में राइट इट विल बी E माइनस IR। सारा लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूं। फिर E वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R ग्राफ एंड V वर्सेस I ग्राफ। ठीक है, स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, विच इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, एंड V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। नाउ इसके बाद था सेल्स इन सीरीज, ये हमने देख लिया। E1 प्लस E2 अगर बैक टू बैक लगे होंगे, जब उल्टे लगे हुए होंगे तो E2 माइनस E1 ये आया, बिकॉज E2 E1 से मैंने एज्यूम किया था बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे E1 को एज्यूम करता E2 से बड़ा, तो ये इफेक्टिव जो इक्विवेलेंट EMF आता वो E1 माइनस E2 आता इन दैट केस। और ये हो गया आपका पैरेलल का जो जस्ट नाउ अभी हमने किया। तो इसी के साथ ये वीडियो 2 खत्म होता है, और ये वीडियो भी करीब ऑलमोस्ट 1 आवर के पास चला गया है। तो इसके बाद क्वेश्चंस टेकअप करेंगे, तो वीडियो विल बी एक्सेसिवली लॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे। तो दैट अगेन विल बी अ लॉन्ग वीडियो, बट दैट विल बी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इट विल बी ऑल क्वेश्चंस ओनली, न्यूमेरिकल्स ओनली। ठीक है, एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, हॉर्स क्वेश्चंस। ठीक है, सो वीडियो 2 को यहीं खत्म करते हैं। अब रहिएगा वीडियो 3 के इंतजार में, एंड वीडियो 3 में हम किरचॉफ्स रूल्स करेंगे। किरचॉफ्स रूल्स ऐसे रूल्स हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हैं। और जब हमारा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल या सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो पाता, देन हम किरचॉफ्स रूल्स की मदद लेते हैं। कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स रूल्स लगाया जाता है। ठीक है, वो वीडियो नंबर 3 का पहला टॉपिक होगा, एंड दूसरा टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड उसी की एक एप्लीकेशन मीटर ब्रिज, जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी होगा। खैर, अब ज्यादा डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो सब हम वीडियो 3 में देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो 2 खत्म होता है। फिजिक्स पढ़ते रहिए फिजिक्स की पाठशाला में, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और फिजिक्स पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।